नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे राष्ट्रपति की जिन्होंने सचमुच राष्ट्रपति भवन के दरवाजे आम लोगों के लिए खोल दिए थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। लेकिन आज हम उन्हें सिर्फ एक नेता के तौर पर नहीं, बल्कि संविधान के एक बहुत ही सजग गार्डियन, एक प्रहरी के रूप में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं उसी एक सवाल से जो डॉक्टर कलाम ने हर भारतीय, खासकर हम जैसे युवाओं के सामने रखा था। मैं अपने देश को क्या दे सकता हूं? सोचिए, यही सवाल उनका एक तरह से नेशनल मंत्र बन गया था। और ये दिखाता है कि पहले दिन से ही उनका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ देश की सेवा और उसमें योगदान देने पर था। तो इस पूरे विश्लेषण में हम 5 खास पहलुओं पर गौर करेंगे। सबसे पहले, उन्हें जनता का राष्ट्रपति क्यों कहा जाता है। फिर उन्होंने अपनी संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल कैसे किया। वो लोकतंत्र और न्याय के रक्षक कैसे बने। विज्ञान और राजनीति का उनका कॉम्बिनेशन इतना यूनिक कैसे था। और आखिर में उनकी विरासत आज भी हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है। तो आते हैं पहले हिस्से पर, द पीपल्स प्रेसिडेंट यानी जनता के राष्ट्रपति। साल 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के तौर पर डॉक्टर कलाम ने, आप कह सकते हैं, लीडरशिप को एक नई परिभाषा ही दे दी। उन्होंने राष्ट्रपति पद को सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं रहने दिया, बल्कि उसे मॉरल लीडरशिप यानी नैतिक नेतृत्व का एक सेंटर बना दिया। वो खुद को कभी भी पावर का सेंटर नहीं मानते थे, बल्कि जनता का एक गाइड, एक मार्गदर्शक समझते थे। और सच कहूं तो यही वो बात है जो उन्हें बाकियों से बिल्कुल अलग खड़ा करती है। चलिए अब इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। ये देखते हैं कि डॉक्टर कलाम ने राष्ट्रपति को मिली जो डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं, जो विशेष शक्तियां होती हैं, उनका इस्तेमाल कितनी समझदारी और विवेक से किया। यहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट समझना जरूरी है, और वो है आर्टिकल 111। देखिए, एक तरफ है आर्टिकल 74 जो कहता है कि राष्ट्रपति को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह माननी होगी, लेकिन दूसरी तरफ है आर्टिकल 111 जो उन्हें यह पावर देता है कि वो किसी भी बिल को एक बार पार्लियामेंट के पास रिकंसिडरेशन यानी पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत ही जरूरी चेक एंड बैलेंस है। और इसी पावर का इस्तेमाल करके डॉक्टर कलाम ने उस रबर स्टैंप प्रेसिडेंट वाली इमेज को पूरी तरह से तोड़ दिया। वो ऐसे नहीं थे कि कोई भी बिल आया और बिना सोचे समझे उस पर मुहर लगा दी। नहीं, बल्कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स में रहते हुए कई बिलों को वापस संसद को भेजा ताकि उन पर दोबारा सोचा जा सके। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उन्होंने डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस की रक्षा करने और जस्टिस को इंश्योर करने में क्या बड़ा रोल निभाया। बात करते हैं अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस की। इसका जिक्र है आर्टिकल 123 में। ऑर्डिनेंस सरकार को एक तरह से टेम्पररी कानून बनाने की पावर देता है, लेकिन कब? जब पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा हो। पर यह समझना बहुत जरूरी है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशंस में ही होना चाहिए। और इस मामले में डॉक्टर कलाम का स्टैंड बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था। उनका मानना था, और उन्होंने कहा भी, कि अध्यादेश लोकतंत्र का विकल्प नहीं हो सकता। ये एक लाइन ही ये दिखाने के लिए काफी है कि वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस की कितनी इज्जत करते थे और उसे बाईपास करने के कितने सख्त खिलाफ थे। अच्छा, अब एक और बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर आते हैं। आर्टिकल 72 के तहत मिलने वाली मर्सी पिटिशंस यानी दया याचिकाएं। ये वो पावर है जो राष्ट्रपति को किसी की सजा माफ करने या उस पर फैसला लेने का अधिकार देती है, और ये जुडिशियल प्रोसेस का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। और यहाँ डॉक्टर कलाम ने एक ऐतिहासिक स्टैंड लिया। उन्होंने कहा, जस्टिस डिलेड इज ऑल्सो इनजस्टिस, यानी न्याय में देरी भी एक तरह का अन्याय ही है। और ये कहकर उन्होंने सालों से चली आ रही उस परंपरा को तोड़ा जिसमें दया याचिकाएं अनिश्चित काल के लिए लटकी रहती थी। उनका ये कदम बाद के राष्ट्रपतियों के लिए एक गाइडिंग प्रिंसिपल बन गया। तो चलिए अब थोड़ा गियर बदलते हैं और ये देखते हैं कि डॉक्टर कलाम का जो यूनिक साइंटिफिक बैकग्राउंड था, उसने उनकी प्रेसिडेंसी को कैसे और कितना प्रभावित किया। टेक्नोलॉजी, एथिक्स और कॉन्स्टिट्यूशन, इन 3 पिलर्स को, इन 3 स्तंभों को एक साथ जोड़ने वाले डॉक्टर कलाम शायद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। और यही जो अनोखा कॉम्बिनेशन है ना, यही उन्हें सबसे इंस्पायरिंग प्रेसिडेंट्स में से एक बनाता है। और इसका असर हमें जमीन पर भी देखने को मिला। आर्म्ड फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर के तौर पर अपने साइंटिफिक बैकग्राउंड की वजह से उन्हें डिफेंस पॉलिसी की बहुत गहरी समझ थी। उन्होंने डीआरडीओ, इसरो और सेना के बीच एक बेहतरीन कोऑर्डिनेशन बनाया।
इतना ही नहीं, फॉरेन पॉलिसी में भी उन्होंने साइंस डिप्लोमेसी को प्रमोट किया, जिससे दुनिया में भारत की सॉफ्ट पावर और मजबूत हुई। अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर और समझते हैं उनकी उस स्थायी विरासत को और उन सिद्धांतों को जिन्हें उन्होंने हमेशा अपने साथ रखा। उनकी जिंदगी की ये छोटी सी टाइमलाइन ही अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है। देखिए, 1997 में उन्हें भारत रत्न मिला, 2002 में वो राष्ट्रपति बने, लेकिन कार्यकाल पूरा होने के बाद क्या हुआ? उन्होंने कोई और राजनीतिक पद नहीं लिया, वो वापस एक टीचर बन गए। IIMs, IISc और IITs में पढ़ाने लगे। ये साफ दिखाता है कि उनके लिए ज्ञान सबसे ऊपर था, कोई पद नहीं। सही मायनों में उनकी विरासत को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की परंपरा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की विद्वत्ता और उनकी अपनी साइंटिफिक सोच का एक संगम कहा जा सकता है। मतलब उन्होंने भारत के फाउंडिंग फादर्स की सोच को आगे तो बढ़ाया, लेकिन उसमें अपना एक यूनिक, एक मॉडर्न विजन भी जोड़ा। और हाँ, ये रहा एक क्विक रिवीजन, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। निकनेम पीपल्स प्रेसिडेंट और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। कार्यकाल 2002 से 2007। 3 सबसे जरूरी आर्टिकल्स जो उनसे जुड़े हैं, 72, 111 और 123। और उनका कोर आइडिया, मॉरल अथॉरिटी और एक साइंटिस्ट प्रेसिडेंट। और आखिर में हम सबके लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आखिर डॉक्टर कलाम ने राष्ट्रपति पद को महज एक कुर्सी से उठाकर नैतिक नेतृत्व का एक प्रतीक कैसे बना दिया? ये सवाल हमें न सिर्फ उनकी विरासत के बारे में, बल्कि भारतीय लोकतंत्र पर उनके गहरे असर के बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है।